लेटेस्ट कोड चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम सीखेंगे पाइथन लैंग्वेज बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बड़ी सिंपल और सरल तरीके से पाइथन लैंग्वेज को सीखें। तो आज की वीडियो में हम बड़े बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि पाइथन क्या है ना, किसने क्रिएट की पाइथन, कब क्रिएट हुई पाइथन, उसके कौन से वर्जन हैं, और कौन से फीचर्स है पाइथन के, और कौन से डोमेन में पाइथन यूज़ होती है। इस तरह का सिंपल बेसिक जो है टॉपिक हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाई पाइथन है क्या, है ना। पाइथन क्या है, तो इसका जो सिंपल डेफिनेशन है पाइथन का वो ये है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटर जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटर जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है पाइथन का। तो हम अब देखेंगे कि इसको इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्यों इसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर लैंग्वेज, अब किसी भी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब सोर्स कोड जो है वो उसको समझना हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो इंग्लिश की तरह ही होता है। तो हर अलग अलग लैंग्वेज का थोड़ा सा जो है सिंटेक्स डिफरेंट है, पर सोर्स कोड को हम समझ सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश की तरह है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को वो लैंग्वेज सोर्स कोड दें तो उसके समझ के बाहर है। तो कंप्यूटर सोर्स कोड को नहीं समझता, तो उस सोर्स कोड को किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने लिखा है सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। अब जो मशीन लैंग्वेज जो क्रिएट हुई है वो जो है कंप्यूटर उसको समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, जो कि इंग्लिश की तरह है, हम समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर को उसकी कोई समझ नहीं। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि वो कंप्यूटर उसको समझकर एग्जीक्यूट कर सके। अब क्योंकि पाइथन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करती है तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज। और पाइथन की तरह और भी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हो गया पाइथन, रूबी और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारे के सारे इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज। अब देखते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। पाइथन को जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, पर्पस लैंग्वेज। अब अगर तो कोई एक लैंग्वेज जो है अगर किसी एक मॉड्यूल के लिए क्रिएट की गई हो, फॉर एग्जांपल कि कोई किसी एक लैंग्वेज में हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो लैंग्वेज हो गई स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज। लेकिन पाइथन जो है इसको बोलते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन में हम बहुत सारे मॉड्यूल में एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। किसी एक मॉड्यूल में नहीं, बहुत सारे मॉड्यूल। तो वो मेन जो मॉड्यूल है, पॉपुलर मॉड्यूल, वो हम देखते हैं कौन से मॉड्यूल में हम पाइथन से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है, फिर होगी गेम्स, फिर हो गया डेटा एनालिटिक्स, फिर हो गया रोबोटिक्स, फिर होगी अपनी मशीन
मशीन लर्निंग। तो ये जो है, ये सारे पॉपुलर मॉड्यूल्स हैं जिनमें हम एप्लीकेशन पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पाइथन को बोलते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज, क्योंकि एक किसी एक मॉड्यूल के लिए नहीं, बहुत सारे मॉड्यूल में हम एप्लीकेशन पाइथन से क्रिएट करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, तो आई एम श्योर कि यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा कि पहले तो हो गया पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों होगी, क्योंकि हम पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, तो इसलिए होगी ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फिर ये जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों हुई, क्योंकि ये किसी एक मॉड्यूल के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी मॉड्यूल के लिए हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं पाइथन के साथ, तो इसलिए होगी जनरल पर्पस लैंग्वेज। फिर हो गया हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको। अब जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो होगी हाई लेवल लैंग्वेज, एक होगी लो लेवल लैंग्वेज, है ना। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है और सिक्योरिटी का काम है, ये सारा हाई लेवल लैंग्वेज खुद करता है, हमें नहीं करना पड़ता, है ना। और जो सीपीयू का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है कि सीपीयू के कौन से पिन हैं, उनके नंबर क्या है ना, वो इनपुट है कि आउटपुट है, मेमोरी कौन सी यूज़ करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनके नाम क्या है, ये सारा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज ये सारा कुछ खुद ब खुद हमारे लिए करता है, क्योंकि पाइथन ही हमारे लिए करता है, तो हम इसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज है जैसे कि असेंबली लैंग्वेज होगी। अगर असेंबली लैंग्वेज में हमने कोई कोडिंग करनी है तो उसके लिए हमें जो सीपीयू का आर्किटेक्चर है वो सीखना पहले पड़ेगा कि वो आर्किटेक्चर है कैसे। फिर उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी है वो भी हमें खुद ब खुद करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सारे काम जो है पाइथन खुद हमारे लिए करता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, और जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है सीपीयू का और मेमोरी का वो हमें सीखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए पाइथन हो हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि पाइथन किसने क्रिएट की। सो हु क्रिएटेड पाइथन। तो गिडो वैन रॉसन, इन्होंने पाइथन जो है क्रिएट की 1989 में, ये नेदरलैंड से हैं। सो गिडो वैन रॉसन क्रिएटेड पाइथन in 1989। अब गिडो वैन रॉसन पाइथन क्रिएट करने के पहले भी सी लैंग्वेज और एबीसी लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, और वो चाहते थे कि एक नई लैंग्वेज क्रिएट हो जिसका सिंटेक्स सी और एबीसी से आसान हो और उतनी ही इफेक्टिव हो। तो उन्होंने 1989 में पाइथन लैंग्वेज क्रिएट कर दी, ठीक है। अब उन्होंने इसका नाम पाइथन क्यों दिया, अब उस समय आई थिंक 1940s और 1960s में मोंटी पाइथन करके एक कॉमेडी शो जो कि बीबीसी चैनल पे ब्रॉडकास्ट होता था, जो कि बड़ा फेमस था, और गिडो वैन रॉसन वो शो के बड़े फैन थे। तो जब उन्होंने ये लैंग्वेज क्रिएट की, मोंटी पाइथन नाम से उन्होंने पाइथन जो उठा के इस लैंग्वेज को दे दिया। सो मोंटी पाइथन जो है उस शो का नाम था, जो कॉमेडी शो, तो वहां से उन्होंने ये नाम पाइथन उठा के इस लैंग्वेज को दे दिया, ठीक है। और 1989 में इन्होंने ये लैंग्वेज क्रिएट की। 20th of Feb 1991 में पाइथन वॉज 20th of Feb 1991 में पाइथन जो है ऑफिशियली पब्लिश हुई। तो 1991 से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग वर्जन हैं, वो देख लेते हैं। तो जनवरी 1994 में वर्जन 1 इंट्रोड्यूस हुआ था, वर्जन 1 वाज रिलीज्ड, और कॉन्सेप्ट लाइक लैम्डा, मैप,
फिल्टर एंड रिड्यूस इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। सो ये कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वर्जन 2 रिलीज हुआ था और इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद दिसंबर 2008 में वर्जन 3 रिलीज हुआ। जो गलतियां वर्जन 2 में थी वो सारी रेक्टिफाई करके वर्जन 3 रिलीज हुआ। अब जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनमें जब कोई नया वर्जन आता है तो उस वर्जन का पुराने वर्जन से हमेशा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होता है, हमेशा। अब जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उसमें जब कोई नया वर्जन रिलीज होता है तो उसका पुराने वर्जन के साथ हमेशा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रहती है, हमेशा। लेकिन पाइथन में जब वर्जन 3 रिलीज हुआ तो इसका वर्जन 2 के साथ कोई भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका एक कारण तो ये है कि पाइथन ने कोशिश किया कि पाइथन जो वर्जन 2 है उसको सिस्टम से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसमें बड़े फ्लॉज थे। और इसी कारण से 2020 जनवरी 2020 से पाइथन 2 इज नॉट सपोर्टेड एनीमोर। पाइथन 2 2020 से सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी सिस्टम में। तो सिर्फ पाइथन 3 ही है, वही आपने सीखना है, उसी में आपने कोडिंग करनी है। ठीक है, अब चलते हैं। जब गिडो वैन रॉसो ने पाइथन क्रिएट किया तो उसने बहुत सारे फीचर्स जो है अलग अलग लैंग्वेज से उठाए, उसने अच्छे जो फीचर्स है जो पॉपुलर लैंग्वेज उसमें से। तो उसने उठाया फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो पार्ट है पाइथन में वो उठाया सी लैंग्वेज से, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है फेमस फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद उसने उठाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट उठाया उसने C++ से। C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग जो है पार्ट है पाइथन में, स्क्रिप्टिंग पार्ट उन्होंने उठाया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि शेल एंड पर्ल है। शेल एंड पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वहां से उन्होंने स्क्रिप्टिंग पार्ट जो है वो उठाया। मॉड्यूलर पार्ट उन्होंने लिया है मॉड्यूला 3 लैंग्वेज से, मॉड्यूला 3 से। जो सिंटेक्स है पाइथन का केम फ्रॉम सी लैंग्वेज और ABC लैंग्वेज। तो इन सारी लैंग्वेज से उन्होंने कुछ ना कुछ उठा के पाइथन में डाला। तो पाइथन में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, फंक्शनल लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, मॉड्यूलर भी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पाइथन में बहुत सारी फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन कौन कौन सी कंपनियां पाइथन यूज करती हैं। अगर हम गूगल करें तो जो पॉपुलर फेमस कंपनियां हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। तो वो कंपनियां ये हैं, जैसे कि गूगल, पाइथन इज यूज्ड बाय कंपनीज। तो अगर हम देखें कि पाइथन किस किस कंपनी में यूज होती है, तो अगर हम गूगल में डालें तो एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। और जो फेमस और पॉपुलर कंपनीज हैं जिसमें पाइथन यूज होता है वो है गूगल, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, नासा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, रेडिट, स्पॉटिफाई एक्सेट्रा। और भी इसके अलावा और भी कंपनीज है, पर ये जो है मेन फेमस कंपनीज है जिसमें पाइथन यूज होता है।
अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। तो पहला फीचर्स पाइथन का है कि भाई पाइथन इज सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। तो पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन में इसका जो सिंटेक्स है बड़ा आसान है और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और लैंग्वेजेस में जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट एंड हम करते हैं सेमी कॉलन से। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट एंड करते हैं पीरियड से, तो पाइथन में हम करते हैं सॉरी और लैंग्वेजेस में हम करते हैं सेमी कॉलन से। लेकिन पाइथन में स्टेटमेंट एंड करने के लिए हम कुछ नहीं यूज़ करते, जस्ट सिंपल लाइन चेंज करते हैं और स्टेटमेंट वहाँ एंड हो गया। ठीक है। और पाइथन की बहुत ही सिंपल है और इसका सिंटेक्स भी बड़ा आसान है। और अगर तो हम देखें कि हर एक लैंग्वेज सीखने के वक्त हम एक प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का, है ना। तो अगर हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है हमने पाइथन में, तो हम देखते हैं कितनी लाइनों में हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो अगर हम गूगल में जाएं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखते हैं पहले कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कितनी लाइनों में होता है। सो हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड इन सी लैंग्वेज, ये देख लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 अराउंड 5 लाइनों में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने सी प्लस प्लस में लिखा है। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर हमने पाइथन में लिखना है तो ये हमारा पाइथन शेल है। तो इसमें हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। वर्ल्ड प्रोग्राम हमने कैसे लिखना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हमने एंटर किया और हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो सिर्फ एक लाइन में जो प्रोग्राम हमने 4 लाइनों 5 लाइनों में हमने लिखा है पाइथन में सी प्लस प्लस में, वो पाइथन में सिर्फ एक लाइन में आ गया। तो इसलिए जो पाइथन है बड़ा सिंपल है, ईजी है और बड़ा कंसाइज भी है। बहुत बहुत सारी कोडिंग जैसे कि हम सी प्लस प्लस जावा में हम लिखते हैं सम 10 लाइनों में जो कोडिंग हम लिखते हैं वो पाइथन में हम सिर्फ 2 लाइनों में लिख सकते 2 लाइनों में लिख सकते हैं। तो पाइथन सिंपल ईजी है और बड़ा कंसाइज है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन जो है बिल्कुल फ्री है। आपने python.org में जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है और कोडिंग शुरू कर देनी है। किसी को आपने एक भी पैनी नहीं देनी है पाइथन यूज़ करने के लिए। जबकि जावा और डॉट नेट सी शार्प है, ये लैंग्वेजेस यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल फ्री है। और ओपन सोर्स मतलब कि पाइथन को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जो कोडिंग है पाइथन कैसे तैयार हुआ है उस कोडिंग को आप देख सकते हो और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो मैंने पाइथन डाउनलोड किया है मेरी कंपनी में और मुझे लग रहा है कि ये पाइथन जो मैंने डाउनलोड किया ये इससे मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको कोडिंग में देख कर ना उसे कस्टमाइज करना ताकि वो जिस हिसाब से मुझे चाहिए उस हिसाब का वो तैयार हो जाए। तो वो एक अलग ही फ्लेवर उसका बन जाएगा पाइथन का, है ना। तो पाइथन क्योंकि ओपन सोर्स है, पाइथन के बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स भी है मार्केट में, क्योंकि हम इसको अपनी तरीके के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस फीचर को कि पाइथन ओपन सोर्स है, हम इसे डाउनलोड करके इसमें कस्टमाइज कोडिंग में करें और उसको यूज़ करें और दोबारा कम्युनिटी में शेयर करें, फ्री शेयर करें, इस फीचर्स को हम फ्लॉस भी बोलते हैं। फ्लॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स। अब क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है तो जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो अलग अलग कंपनीज को अपने तरीके से कस्टमाइज करती है और फिर शेयर करती है। तो पाइथन के जो अलग अलग जो फेमस फ्लेवर्स हैं वो है फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो एक तो हो गया सी पाइथन, सी लैंग्वेज, सी पाइथन। एक हो गया जावा पाइथन, जावा लैंग्वेज में। फिर हम देखते हैं पाई 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 यूज़ करते हैं हम पाइथन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए। इसमें पाई पाई में जेट कंपाइलर का यूज़ करते हैं। तो जेट कंपाइलर स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। पाई पाई में यूज़ करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है रूबी पाइथन, रूबी लैंग्वेज, रूबी पाइथन। उसके बाद यूज़ करते हैं स्टैकलेस,
स्टैकलेस थ्रेडिंग के लिए है, फिर एनाकोंडा पाइथन, और फिर हो गया आयरन पाइथन हो गया C# के लिए। तो ये जो है ये फेमस फ्लेवर है, और भी बहुत सारे फ्लेवर है पर ये पॉपुलर है जो फ्लेवर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हमने पहले डिस्कस किया थोड़ा बहुत, व्हाट इज पाइथन के डेफिनेशन में। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ना, हर एक लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमें मेमोरी मैनेजमेंट सिक्योरिटी ये हमें नहीं करनी पड़ती, वो लैंग्वेज खुद हमारे लिए करती है ना। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है सीपीयू का और मेमोरी का, वो हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई उसमें कितने पिन है, कौन सा पिन इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट आउटपुट है, उसके नेम और फंक्शनैलिटी, और कौन सी मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कौन सी फंक्शनैलिटी है और कहाँ लोकेटेड है, ये सब सीखने की हमें जरूरत नहीं हाई लेवल लैंग्वेज में। वो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए सारा कुछ करती है, वेयर एज इन लो लेवल लैंग्वेज ये सारा हमें खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हो गए जावा, जो जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेज है, C++, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेज है। पाइथन हो गया, पाइथन, ठीक है, रूबी हो गई। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। जो कोडिंग आप पाइथन की विंडोज में करते हो, उस कोडिंग को उठा के आप और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो। आपको कोडिंग में एक भी लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए पाइथन को पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो मैंने विंडोज़ में एक कोडिंग की है, एक प्रोग्राम बनाया, एक एप्लीकेशन तैयार किया, उसी एप्लीकेशन को मैं लिनक्स पे, सोलारिस, मैक और जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर मैं रन कर सकता हूँ बिना किसी लाइन चेंज किए। तो इसलिए पाइथन को पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं। पांचवा पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। हर एक प्रोग्राम में जो हम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसमें हम डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डेटा जो है बड़े अलग अलग किस्म का डेटा है, जैसे कि एक तो हो गया इंटीजर हो गया डेटा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बिना डेसिमल का जो डेटा है, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे डेटा जो है ये इंटीजर हो गया। एक हो गया फ्लोट, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। एक हो गया फ्लोट जिसमें हम डेसिमल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अगर कोई डेटा यूज़ करना है कि भाई 1.2 की वैल्यू और 3.4। फिर एक हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, मैंगो हो गया, ये सारा स्ट्रिंग में आता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। फिर एक हो गया बुलियन, ठीक है, बुलियन में आ गया जैसे कि ट्रू हो गया, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू बुलियन में आती है। इस तरीके से और भी बहुत सारे डेटा टाइप है हर एक लैंग्वेज में। अब किसी भी लैंग्वेज में जब हम डेटा यूज़ करते हैं, तो लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ हमें मेंशन करना पड़ता है कि भाई हम कौन सा डेटा हमने यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमने इंटीजर यूज़ करना है तो हमें वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इंटीजर यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अब किसी लैंग्वेज का ये सिंटेक्स तो है नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने किसी लैंग्वेज में इंटीजर फ्लोट यूज़ करनी है, तो मुझे स्टार्टिंग में प्रोग्राम के ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मैं इंटीजर वैल्यू यूज़ करनी है, और जिस वेरिएबल में मैंने उस इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अगर मैंने इंटीजर की वैल्यू स्टोर करनी तो हम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसका कुछ भी नाम लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए हम लेते हैं int1। int1 जो है वेरिएबल का नाम है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, उसमें हम स्टोर करते हैं वैल्यू 1, ठीक है। अब फ्लोट वैल्यूज करनी है, फ्लोट में हम ले लेते हैं float1 वेरिएबल नेम, इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं 2.3। तो अब किसी भी लैंग्वेज में जब हम कोई भी वैल्यू यूज़ करते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ता है इस तरीके से कि भाई हमने इंटीजर वैल्यू यूज़ करनी है और उस वेरिएबल का नाम int1 है और उसमें हमने 1 वैल्यू स्टोर किया है। सेम थिंग विद द फ्लोट कि भाई फ्लोट डेटा टाइप हमने यूज़ करना है, वेरिएबल का नाम float1 है, उसमें 2.3 वैल्यू हमने स्टोर किया है। इस फीचर को हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जहां हम इस फीचर की यूज़ करते हैं। पर पाइथन में, क्योंकि पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज,
हम जब भी किसी डेटा का यूज़ करते हैं तो हमें वो डिफाइन नहीं करना पड़ता कि भाई वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि बुलियन है, हमें वो नहीं डिफाइन करना पड़ता। पाइथन खुद ब खुद डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उस वैल्यू के अनुसार वो डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू इंटीजर है या फ्लोट है कि बुलियन है कि स्ट्रिंग है या कोई और डेटा टाइप है। ठीक है, अगर हम पाइथन में ये वैल्यू यूज़ करते हैं तो हमने इंटीजर नहीं लिखना है, तो हमने सिर्फ इंटू वन लिखना है और इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे 2 या 3 या 4। ठीक है, तो हम स्टोर करते हैं इसमें वैल्यू 4। अब पाइथन चेक करेगा कि इंट वन में कौन सी वैल्यू स्टोर है 4, तो 4 क्योंकि इंटीजर है तो पाइथन खुद डिसाइड करेगा कि इंटू वन जो है वो इंटीजर है, तो हमें अलग से वो डिफाइन नहीं करना पड़ता लैंग्वेज में। इस फीचर्स को बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अगर हमने फ्लोट की वैल्यू स्टोर करनी है, फ्लोट वन हम समझ लो इंट वन में स्टोर करते हैं, इंट वन वेरिएबल नेम है, इंट वन में हमने अब स्टोर किया 2.3, तो अब पाइथन 2.3 वैल्यू देखेगा कि हाँ भाई ये डेसिमल में है। पाइथन खुद डिसाइड करेगा कि अब इंटू वन जो है वेरिएबल ये फ्लो टाइप का है। ठीक है, तो हमें अलग से डिफाइन नहीं किया लैंग्वेज में, प्रोग्राम में। तो इस फीचर्स को हम बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं हम छठे पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, फंक्शनल, मॉड्यूलर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हमने पहले उसमें देखा, इसके पहले हमने देखा कि जो गिडो वेन रॉसन है उसने जो पॉपुलर लैंग्वेजेस थी उनमें से कुछ ना कुछ उठा के पाइथन में डाला। तो इसीलिए पाइथन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी बोलते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, मॉड्यूलर और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं भाई? अब जितनी की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि उसमें हम पहले क्लास क्रिएट करते हैं, फिर उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं फोर्ड कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फोर्ड कंपनी जो है एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा देख लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास और क्लास वगैरह होते क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लें फोर्ड कंपनी, ठीक है, जो फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी का एक फेमस पिकअप ट्रक है जो है कि F-150। F-150 पिकअप ट्रक जो है बड़ा मशहूर है फोर्ड में, है ना। तो अब जब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमने ये फोर्ड पिकअप क्रिएट करना है ना, बनाना है, तो उनके जो सारे जितने भी इंजीनियर है वो सारे बैठ के उन्होंने कॉपी पेन जो भी है उन्होंने डिस्कशन किया कि ऐसा होना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए, इसके ये फीचर होने चाहिए, है ना। तो वो उन्होंने पेपर पे उसका पूरा तैयार किया कि ये जो है फोर्ड 150 ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो जो सारा कुछ उन्होंने पेपर पे तैयार किया बैठ के, उसको हम बोलते हैं क्लास। तो जो आइडिया और कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं क्लास। जब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ भाई ऐसा दिखने में होना चाहिए, इसमें ये फीचर होने चाहिए, सारा जब ओके हो गया कि हाँ भाई तैयार हो गया, तो जब फिजिकली वो फोर्ड का पिकअप बना, तैयार हुआ वहां पे फैक्ट्री में, तो वो जो पहला पिकअप ट्रक बना वो हुआ ऑब्जेक्ट वन, जो दूसरा बना वो ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, इस तरह से। ठीक है ना। तो एक क्लास के काफी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो आइडिया था वो होगी क्लास, उसका जो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो कि रियल में ट्रक तैयार हुआ, वो होगी उसकी ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास के मेनी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये जो फीचर है पाइथन में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसे प्रोसीजर ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी हो गई, ठीक है, पास्कल हो गई, फोर्ट्रैन हो गई, ठीक है ना, ये जो लैंग्वेजेस थी ये सारी की सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी। इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है ही नहीं था। मतलब जब आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, तो आपने वो जो लॉजिक है उसको आपने ब्रेक करके फंक्शन उसके बनाने हैं। ठीक है ना। तो एक प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल कि 10 फंक्शन है, ठीक है ना,
फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो फंक्शन जो है वो या तो अपने आप को कॉल करते हैं या फिर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पुरानी लैंग्वेजों में था, जैसे कि मैंने अभी बताया सी, पास्कल, फोर्ट्रन वगैरह में। जो नई लैंग्वेजेस हैं उनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि अब आज की डेट में जो अगर हम देखें कि कोडिंग या कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम है कितने कॉम्प्लेक्स है, एप्लीकेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें फंक्शन प्रोसीजर ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग वो कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम बड़े हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलता है। सी प्लस सी लैंग्वेज, पास्कल और फोर्ट्रन में जहाँ की हम पूरे के पूरे कोड को, लॉजिक को ब्रेकअप करके फंक्शन में डालते थे, तो वो जो तरीका था वो था प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का, ठीक है। अब पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर भी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड फीचर भी है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी, उसकी फिर हम उसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में फिर फंक्शन वगैरह होते हैं, फिर हम उसको रन करते हैं। लेकिन पाइथन में हम अगर सिर्फ एक फंक्शन लिखें तो हम उस फंक्शन को भी रन कर सकते हैं, हमें हमें क्लास या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने हमने ये एग्जांपल देखा था यहाँ पे, जब हमने प्रिंट लिया यहाँ पे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल, तो हमने एंटर दबाया, आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर हम देखें जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट है, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम इसको हमने ये डेटा दिया हेलो वर्ल्ड, और इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शनल फीचर्स है इसका पाइथन का, जिससे पाइथन ये प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। अगर हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड जावा में करें तो वहां नहीं चलेगा ये, क्योंकि जावा में पहले क्लास बनानी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट। सेम थिंग विद द सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है ना। तो पाइथन में ये फीचर है फंक्शनल, जिसके कारण हम ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं मॉड्यूलर पे, कि भाई मॉड्यूलर इसे क्यों बोलते हैं, मॉड्यूलर लैंग्वेज। जब हम कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .py, एक्सटेंशन से वो सेव होती है ना। अब वो .py एक्सटेंशन से जो प्रोग्राम सेव हुआ, हम उसको मॉड्यूल बोल सकते हैं कि एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो अब मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक कंटेनर की तरह है, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन एक मॉड्यूल में हम सेव करके हम उसको एक नाम देके उसको एक मॉड्यूल में सेव करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि जैसे कि अगर हमने कोई, समझ लो मैथमेटिकल फंक्शन, हमने कुछ ज्योमेट्रिकल फंक्शन हमने कोई क्रिएट करना, तो हम 5-6 ज्योमेट्रिकल फंक्शन क्रिएट करके उनको सेव करके एक मॉड्यूल में डाल देंगे, ठीक है। इन फ्यूचर जब हमें वो फंक्शन चाहिए तो हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उन फंक्शन को यूज कर सकते हैं, हमें दोबारा बेसिक से, हमें स्क्रैच से वो फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर लैंग्वेज, पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पर्ल हो गई, शेल हो गई, ठीक है। इनमें हम कमांड लाइन पे, जैसे कि एक हमने कमांड लाइन पे जैसे कि एक कमांड लिखा, या फिर एक फाइल में हमने काफ़ी कमांड लिख के उसको एग्जीक्यूट किया, वैसा हम पाइथन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये खोला, अब ये जो है ये पाइथन शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम कुछ भी एक, जैसे कि यही एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, ये एक स्क्रिप्टिंग की तरह होगा कि हमने एक कमांड लिखा और वो एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना। ये हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी ऐसा करते हैं, पर्ल और शेल में, और पाइथन में भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई एक्सप्रेशन लिखे यहाँ पे कि 2+3 है ना, तो 5 आ गया, तो ये भी रन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया अपना इंटरप्रेटर लैंग्वेज। अब ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस है ना। अब इंटरप्रेटर लैंग्वेज फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं कि है क्या, ठीक है। जो भी लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करती है, जैसे कि पाइथन करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, जो सोर्स कोड हमने लिखा है पाइथन में, जो कि इंग्लिश की तरह है, जिसे हम समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, ठीक है, तो वो उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जो है इंटरप्रेट करता है, ताकि वो जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर पढ़ सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो बिकॉज पाइथन उसे यूज करता है इंटरप्रेटर को, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज।
और कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं? फॉर एग्जांपल रूबी, रूबी भी इंटरप्रेटर यूज़ करती है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और पाइथन जो कि हमने अभी देखा ही है, तो पाइथन, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे, एम्बेडेड सपोर्ट अदर लैंग्वेजेस। अब पाइथन जो है, पाइथन की जो कोडिंग है वो ओरिजिनली सी में हुई है ना। तो अब पाइथन लैंग्वेज में हम किसी और लैंग्वेज का कोड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पाइथन लैंग्वेज हमने कोड लिखा है ना, और सी लैंग्वेज में एक कोड लिखा हुआ, तो हम पाइथन लैंग्वेज में, पाइथन कोड में, प्रोग्राम में वो सी लैंग्वेज का कोड भी यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का भी कर सकते हैं, जावा का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाइथन को हम एम्बेडेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, एम्बेडेड एंड इट सपोर्ट अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आते हैं 9वें पॉइंट पे, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, ठीक है। अब ये एम्बेडेड का बिल्कुल उल्टा, पाइथन का कोड जो है हम और लैंग्वेजों में भी यूज़ कर सकते हैं, सी में हम पाइथन का कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। अब आते हैं 10वें पॉइंट पे, लार्ज स्टैंडर्ड। तो पाइथन हैज़ अ वेरी रिच एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और इस सारे मॉड्यूलों से हम अलग 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 एप्लीकेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एप्लीकेशन, हमने प्रोग्राम लिखना है जहाँ की हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उसका अलग से मॉड्यूल है, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट करके हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग से फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे, तो इसकी लाइब्रेरी बहुत बहुत ही ज़्यादा रिच है, एक्सटेंसिव है, और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है। उन मॉड्यूलों के सहारे हम बहुत ही अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से मॉड्यूल है। रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, फिर हो गया डॉक्यूमेंट जनरेशन, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, तो इन सब के लिए मॉडल बना हुआ ऑलरेडी, यूनिट टेस्टिंग हो गई, फिर हो गया GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर हो गया थ्रेडिंग, ठीक है, फिर डेटाबेस ऑपरेशन हो गया, डेटाबेस ऑपरेशंस, ईमेल हो गई, ठीक है, इमेज मैनिपुलेशंस एक्सेट्रा। तो ये मेन जो है, तो इन सब के लिए अलग से मॉडल बने हुए हैं, और मॉडल को इंपोर्ट करके हम इनमें कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो कि बहुत पॉपुलर है, एवरी नाउ एंड देन अगर हम गूगल पे देखें तो हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो जो पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं वो भी हम देख लेते हैं कौन सी है, ठीक है। तो एक तो हो गई, ये आप हमेशा देखोगे, ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन पे, टेंसर फ्लो, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी से वी क्रिएट प्रोजेक्ट इन AI, so AI based project है, create AI, so AI based project हम इस लाइब्रेरी से क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर आ गया Django, इसमें हम, दिस इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट है, तो ये फ्रेमवर्क है यूज टू क्रिएट वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आ गया फ्लैश है, ये भी एक फ्रेमवर्क है, और इसमें भी हम वेब डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। इसमें हम लाइट वेट वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। फ्लैस्क हो गया। अब इसके बाद आ गया पांडास, ठीक है। इसमें हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू जितने भी आपके साइंटिफिक ऑपरेशंस है, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू साइंटिफिक ऑपरेशंस है, वो सारे इसमें होते हैं। फिर है केराज,
ठीक है, यूज फॉर न्यूरल नेटवर्किंग का, ठीक है। तो ये जो है ये फेमस लाइब्रेरीज है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, पर ये मेन है। अब आते हैं 11वें पॉइंट पे, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट है। जितने भी आजकल के जो फेमस लैंग्वेजेस हैं, अगर वो GUI सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें कोई यूज़ ही नहीं करेगा। सारा कुछ आज हम देखते हैं कि लैपटॉप पे, मोबाइल फ़ोन पे सारा सारा का सारा GUI है। डॉस पे जो है काम नहीं चलता इतना, ठीक है ना, सारा का सारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पाइथन जो है इसमें इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है जो यूज़ करके हम GUI एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन इज़ वेरी गुड। GUI एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए पाइथन बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो मॉड्यूल्स हम यूज़ करते हैं GUI एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, वो देख लेते हैं कौन से हैं। जो फेमस है वो है PyQt5, PyQt4, WX Python, T, उसके बाद JPython एक्सेट्रा। तो ये सारे मॉडल्स जो है अवेलेबल है पाइथन में, ठीक है। अब आते हैं 12वें पॉइंट पे, डेटाबेस कनेक्टिविटी। भाई डेटाबेस कनेक्टिविटी, अब पाइथन जो है बहुत ही फेमस एज अ, जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो एज अ बैक एंड लैंग्वेज है पाइथन, है ना। तो बैक एंड में हमें हमेशा डेटाबेस का इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो पाइथन में वो सारे मॉडल्स हैं जिसके सहारे हम किसी भी प्रेजेंट जो कमर्शियल डेटाबेस है आज की डेट में, उन सारे डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी डेटाबेस ऑपरेशन है वो सारे कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस एप्लीकेशंस। तो ये हो गया अपना 12वां पॉइंट, ठीक है। तो इसी के साथ अपना फीचर्स जो है वो हो गया खत्म, ऑल द फीचर्स ऑफ पाइथन। तो ये सारे के सारे फीचर्स है पाइथन के, 12 फीचर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाइलर, देखने एक बार, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स है, ठीक है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया इंटरप्रेटर, कि जब हम कोई भी एक एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन में या किसी भी लैंग्वेजेस में, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। वो सोर्स कोड हम समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को उसकी कोई समझ नहीं, कंप्यूटर समझ नहीं सकता, क्योंकि वो इंग्लिश की तरह है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो उसको समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो दो प्रोग्राम है जो ये काम करते हैं, एक तो है कंपाइलर, एक हो गया इंटरप्रेटर, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिस तरह ये काम करते हैं। तो पहले देखते हैं कंपाइलर्स, कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। तो कंपाइलर में जो सोर्स कोड हमने लिखा, कंपाइलर उसको पहले कंपाइल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया जिसमें 10 लाइनें हैं, ठीक है। तो 10 लाइनों को पहले कंपाइलर कंपाइल करेगा, फिर कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। 10 की 10 लाइनों को वो इन वन गो वो सारे के सारे को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर इस तरीके से काम करता है। और एक बार जो सोर्स कोड कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया, अब हमारे पास आ गया कंपाइल्ड कोड। जब कंपाइल कोड हमारे पास आ गया, तो अब हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। चाहे वो कंपाइल कोड को हम आज एग्जीक्यूट करें, चाहे कल करें या एक साल बाद करें, ठीक है। तो वो जो सोर्स कोड है वो हमें नहीं चाहिए। कंपाइल कोड जो है वही सब कुछ है, उसके साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वेर एज अब इंटरप्रेटर में क्या कैसे काम होता है कि इंटरप्रेटर ने क्या करना कि अगर 10 लाइन है प्रोग्राम की, तो हर एक लाइन को वो जैसे कि पहली लाइन को वो इंटरप्रेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन पे जाएगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो हर एक लाइन को अलग से एग्जीक्यूट करेगा, है लाइक लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, अप टू लाइन 10, ठीक है। और इंटरप्रेटर में हमें हमेशा सोर्स कोड चाहिए होता है, हमेशा। जब भी हमने इंटरप्रेटर यूज करना है तो सोर्स कोड हमें चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इंटरप्रेटर में हर एक लाइन एग्जीक्यूट होती है वन बाई वन, इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन कंपाइलर। हमें सुनने में आता है कि जो है पाइथन जो है उसकी स्पीड कम है। तो इस कारण से जो है उसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि इंटरप्रेटर हर एक लाइन को एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करता है, वेरएज कंपाइलर जो है वो सारे के सारे कोड को 10 लाइनों को उठाता है एक बार कंपाइल करके, फिर उन सारे को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो कंपाइलर जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जैसे कि जावा, C++, वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज जैसे कि पाइथन होगी उससे फास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से पाइथन और इंटरप्रेटर काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है भाई पाइथन के, है ना। एक तो हो गया स्पीड, ठीक है। क्योंकि इंटरप्रेटर में
हर एक लाइन इंटरप्रेट होकर एग्जीक्यूट होती है अलग से, फिर जैसे कि पहले लाइन 1 लाइन 2। इस कारण से जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है वो स्लो है कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, एक तो होगी स्लो स्पीड, स्लो स्पीड। ठीक है, दूसरा हो गया कि अब अगर हम देखें मोबाइल डेवलपमेंट जितने भी है मोबाइल एप्लीकेशन, उनमें पाइथन इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है ना, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन में पाइथन इतना इतना पॉपुलर नहीं है। तो मोबाइल एप्लीकेशन वी डोंट यूज़ पाइथन। ठीक है, अब स्लो जो स्पीड है पाइथन की, उसमें हमने एक तो देखा कि इंटरप्रेटर के कारण जो है उसकी स्पीड स्लो है। दूसरा जो है, एक तो हो गया इंटरप्रेटर के कारण, ठीक है, इंटरप्रेटर। दूसरा डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। हमने ये देखा फीचर्स में कि जो पाइथन है वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब जब हम कोई भी डेटा यूज़ करेंगे पाइथन में, तो हमें वो डिक्लेयर नहीं करना पड़ता शुरू में कि भाई ये कौन किस टाइप का डेटा है। वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें वो डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो पाइथन खुद फाइंड आउट करता है कि भाई ये किस टाइप का डेटा है। तो पाइथन जब रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, पहले तो इंटरप्रेटर से वो इंटरप्रेट हो गया, फिर हो गया एग्जीक्यूट। जब वो एग्जीक्यूट होता है उस समय पाइथन डिसाइड करता है कि भाई ये जो डेटा है ये किस टाइप का डेटा है। तो पाइथन को एग्जीक्यूशन टाइम पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ये ढूंढने के लिए कि डेटा इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि कौन सा डेटा टाइप है। इस कारण से भी पाइथन की स्पीड जो है स्लो है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये दो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि जो कंपनियां जो पाइथन यूज़ करती हैं उसमें से एक कंपनी थी ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स, ठीक है ना। अब ड्रॉपबॉक्स क्या है, ड्रॉपबॉक्स एक फाइल होस्टिंग कंपनी है। ठीक है ना, तो अब ड्रॉपबॉक्स जो है पाइथन को बड़े बहुत पहले से यूज़ कर रही है, तो सारी की सारी कोडिंग जो है ड्रॉपबॉक्स में कंपनी में लगभग पाइथन में ही है। ठीक है, अब स्पीड का इशू उनको भी आ रहा है पाइथन का, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया ड्रॉपबॉक्स ने, बिकॉज पाइथन जो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो उन्होंने भाई पाइथन के कोड में देखा और जो जो फीचर्स उनको नहीं चाहिए थे वो सारे रिमूव करके उन्होंने एक नया फ्लेवर तैयार किया पाइथन का, जिसका नाम है पिस्टन। पिस्टन, तो ये एक पाइथन है बट विद अ डिफरेंट फ्लेवर, पिस्टन। और पिस्टन लैंग्वेज जो अब जो यूज कर रही है ड्रॉपबॉक्स, इसके कारण पाइथन उनके जो कोडिंग है उसकी स्पीड जो है 30% इंक्रीज हो गई। अब 30% इंक्रीज होना स्पीड इज वेरी फास्ट। ठीक है, अब जो भी फास्टेस्ट जो भी लैंग्वेज अगर हम बात करें कि अगर जावा है, तो जावा के मुकाबले ये जो इसकी स्पीड होगी पिस्टन की। ठीक है, अब ये पिस्टन ओपन सोर्स है एंड इट्स अवेलेबल सबके लिए, और कंपनियां भी इसको यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो आज लगभग हमने ये सारे टॉपिक आज जो बेसिक हमने कवर किए, और इसके साथ भाई हम ये वीडियो जो है यहाँ पे एंड करने वाले हैं। और अगर तो आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला तो भाई ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि भाई इसको मैं कैसे इस वीडियो को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ हम ये वीडियो यहाँ बंद करते हैं। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाई।